नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे रूपा सिंह के कहानी संग्रह दुखान कटोरी सुखांदा छल्ला के साथ उपस्थित हूँ। रूपा सिंह का यह पहला कहानी संग्रह है, लेकिन इस पहले कहानी संग्रह से ही वो हिंदी कथा जगत में अपने को स्थापित करने में सफल रही। वो एक ऐसी कथाकार के रूप में आज के दौर में उपस्थित हो रही हैं जिनमें अमृता प्रीतम की कहानियों की रूहानियत और बंटवारे का दर्द, कृष्णा सोबती की स्त्री और उसके बंटवारे का दर्द, और इन सब के बीच पनपता कोमल प्रेम जाहिर होता है, उजागर होता है। प्रेम का यह विन्यास इन कहानियों में इस तरह आता है जिसमें स्त्री मन का एक अलग ही स्वरूप दिखता है। ये स्त्रियां अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में रच बस गई हैं, लेकिन इनके बचपन का प्यार, इनका सच्चा प्यार दुनिया की किसी भी झंझावात से खत्म नहीं होता है। शायद यही वजह है कि दुखान कटोरी सुखांदा छल्ला की प्रस्तावना लिखते हुए हमारे समय के जो महत्वपूर्ण कथाकार, लेखक, आलोचक भालचंद्र जोशी हैं, वह कहते हैं कि रूपा की कहानियों को किसी सूत्र में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, न ही उसका कोई सामान्यीकरण या सरलीकरण किया जा सकता है। इन कहानियों को जब आप पढ़ेंगे तभी आप लेखिका की रचना दृष्टि से न केवल अभिभूत होंगे, बल्कि उनके वाक्य की, उनके शब्दों की रवानी में के साथ बहते चले जाएंगे। खास बात यह है कि रूपा का जन्म बिहार के दरभंगा में हुआ। वे एमफिल और पीएचडी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की, डीलिट आगरा विश्वविद्यालय से किया, उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति भवन शिमला में एसोसिएट हैं। फिर भी पंजाब की माटी से, पंजाबियत से और पंजाब की हवाओं में तैर रही प्रेम कथाओं से और वहाँ की जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं जो विभाजन के दौरान भारत आई, उनके मन में पल रहे प्रेम के इस कोमल तंतु के साथ इनका वास्ता कब हुआ, यह समझना बहुत मुश्किल है। खास बात यह कि इन्हें पढ़ते हुए कहीं से भी आपको यह नहीं लगेगा कि यह किसी ऐसी स्त्री, महिला या ऐसी कथाकार ने लिखा है जो पंजाब की माटी में पली बढ़ी नहीं, फिर भी उसने अपने को उजागर किया। जो कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं उसमें लकीरें, 3:40, आई विल कॉल यू, सन्नाटे की गंध, दुखान कटोरी सुखांदा छल्ला, चाबी, घाघरिया घूमो रे, यह जगु कांचो कांचसो, यह कुल 8 कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं। लकीरें की बात करता हूँ मैं, एक कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा अर्थ बताने की, मतलब जिस्ट बताने की कोशिश करूँगा, उसको सार उसका। हालांकि आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तभी इनके कथा विन्यास के साथ जाएंगे या इसके मर्म की तह तक पहुंच पाएंगे। खून खून दौड़ो दौड़ो कह के वह लड़की चीख रही थी। वो लड़की जो इस कहानी की एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सूत्रधार है, जो कहानी बता रही है, वह शिमला के राष्ट्रपति भवन में जाती है। वहाँ 3 कुर्सियाँ रखी हैं, एक टेबल है, बड़ी सी गोल टेबल। उस टेबल को गाइड कह रहा होता है कि देखो यही वह टेबल है जहाँ जिन्ना, नेहरू और गांधी जी बैठ के इस देश का विभाजन कर रहे हैं। वह लड़की उस टेबल को छूने की कोशिश करती है और हाथ उसका कट जाता है और वो खून खून चिल्लाने लगती है, और चिल्लाने के साथ ही उसको अपनी बेबे याद आ जाती हैं। बेबे यानी नानी याद आती है, और नानी के साथ ही उसे अपना मोहल्ला याद आता है, और वह आशा हुड़ तुर जाना वे दिन रह गए थोड़े, वह एक राग जो दर्द में भीगा हुआ गीत है वह याद आ जाता है, जो पंजाबी में गाती रहती थी इनकी बेबे। और बेबे अक्सर खून खून दौड़ो दौड़ो कह के चिल्लाती थी, और उसके साथ ही बचपन की वह कैंची उसको याद आती है, जो कैंची वह कभी देखी रहती है। उस कैंची के साथ साथ उसको बेबे की 3 सहेलियां, बेबे, भग्गोमासी और सरस्वती ब्राह्मणी याद आती हैं। इनको अमृतसर का वो बेदी मोहल्ला याद आता है, जहाँ की गलियां याद आती हैं।
और साथ में विभाजन का वह दर्द याद आता है जब खून खराबे के दौरान ये सारे लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। टोपण मास्टर याद आते हैं। टोपण मास्टर जो गली के नुक्कड़ पर जिनका घर होता है और जहां मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियां जाते थे, सिवाय इनकी बेवे अपने घर के बच्चों को नहीं जाने देती थी। और जब भी टोपण मास्टर का नाम आता था तो वह गाली देती थी और कहती थी कि इसी ने मेरी कैंची चुराई है। बाद में पता चलता है कि बेबे बताती थी कि तुम्हारे नाना की हत्या जब विभाजन के दौरान कैंप में जब लोग शरण ले रहे थे तो एक दिन किसी ने उनकी हत्या कर दी। वह कौन था हत्यारा, इसकी बात उजागर नहीं होती, लेकिन हत्यारा वो कैंची लेके गया था और वही कैंची टोपण मास्टर साहब के यहाँ होती थी। टोपण मास्टर धड़ल्ले से जो है उससे अपना जो है कारोबार करते थे, सिलाई का काम करते थे पूरे लोग। तो एक तरह से टोपण मास्टर के यहाँ जो अपने भाई के साथ रहते थे, जो उस समय दिनों दिन अमीर होते थे, जिनके पास परचून की दुकान थी और जिनके यहाँ पूरे मोहल्ले के लोग खरीदारी करते थे सिवाय इनके घर के, और फिर उसी टोपण मास्टर के इकलौते भाई के बेटे की शादी हुई। अब शादी में उस दौर में जिस तरह का रिश्ता नाता होता था मोहल्ले के लोगों में, बोलचाल करने वालों में, आपस के लोगों में जिस तरह की आपसदारी होती थी, शादी के दौरान सब लोग जा रहे थे। ये लड़की भी परेशान थी कि ये बच्चे कि हम भी जाएंगे, लेकिन इनके घर से तो बोलचाल नहीं थी। फिर अचानक जो है टोपण मास्टर के घर से कोई आता है। उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उनकी जो भाभी जिनके बेटे की है वो कहती हैं कि तुम नहीं चलोगी तो हमारा बेटा घोड़ी नहीं, बेटी जो है वह घोड़ी नहीं चढ़ेगी। इसी बीच इनको पता चलता है कि लखो देवी बहुत जो इनकी नानी है बहुत सुंदर थी। क्या कुछ घटा होता है बंटवारे में, कहाँ प्रेम कैसे छूटता है यह पता नहीं चलता है, लेकिन बातचीत होती है। और फिर वो बेवे को ले जाती है और बेवे जब जाती हैं तो पता चलता है कि टोपण मास्टर अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं और उनकी इच्छा होती है कि किसी तरह से इनको देख लें। यह लड़की, बाद में पता चलता है कि दरअसल असली प्रेम बेबे का टोपण मास्टर से ही था, लेकिन विभाजन के चलते इसकी शादी इनके नाना से हो गई थी। और वह जब भारत आई थी तो टोपण मास्टर उन्हीं के पीछे पीछे आ गए थे। और इस बंटवारे ने नाना जब लेके आए थे तो टोपण मास्टर के साथ जो फोटो थी वो फोटो भी काट देते हैं। और जब वो टोपण मास्टर का देहांत हो जाता है तब बेबे जो है अपना वो बक्सा खोलती हैं, जिस बक्से से निकालती हैं उसमें वही फ़ोटो होती है जिसको कभी इनके नाना ने फाड़ दिया था और उसका एक हिस्सा उनके पास रह गया था। ये कहानियाँ अपने आप में एक अलग तरह के प्रेम का भाव लिए हैं। विभाजन की जो पीड़ा है और उन पीड़ा के साथ साथ प्रेम का जो मर्म है, प्रेम की जो वानगी है, प्रेम केवल शरीर से नहीं मन और आत्मा से होता है, ये उस दौर की कहानियाँ हैं। हर कहानी की अपनी एक अलग कथाभूमि है, लेकिन सबके मूल में स्त्री की वह पीड़ा, वह आकांक्षा, वह सोच, वह संवेदना, वह भाव शामिल है जो यह बताता है कि प्रेम के लिए किसी भाषा की, किसी विन्यास की, किसी जगह की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि आप मिलें तभी प्रेम हो। प्रेम मन के किसी भी कोने अंतरे में भी रह जाता है और पूरे जीवन भर रह जाता है। हो सकता है कि उसे कोई देखे या ना देखे। स्त्री मन को समझना हो तो 144 पृष्ठों की इस पुस्तक को, इस कहानी संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। ये कहानियाँ नहीं हैं, एक आर्तनाद है जिसमें पंजाब की माटी की सोंधी गंध है। तमाम लोगों ने इस कहानी संग्रह पर मृदुला गर्ग, ममता कालिया, रोहिणी अग्रवाल, मनीषा कुलश्रेष्ठ, हेमलता माहेश्वर, अवधेश प्रीत और पवन करण ने लिखा है। इन कहानियों का जो वैभव है वह रूपा सिंह को हिंदी कथा जगत में लंबे समय तक स्थापित करके रखेगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है, हार्ड बाउंड संस्करण है, 8 कहानियाँ हैं और इस कहानी संग्रह का मूल्य 399 रुपये है।
कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।